नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अचानक जब इस्लामाबाद पहुंचे तो ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर वार्ता की मेज़ पर अमेरिका और ईरान एक साथ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहां के विदेश मंत्रालय ने साफ मना कर दिया कि ये अमेरिका के साथ वार्ता करने नहीं बल्कि ये द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद गए हैं और फिर मॉस्को भी जाएंगे, उसके बाद मस्कट यानी ओमान भी जाएंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर चुके हैं कि अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं। तो क्या कुछ इस पर आगे डेवलपमेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस समय बंगाल से आ रही है और बंगाल में जिस तरीके से पहले चरण के मतदान के दौरान एक ऐतिहासिक तौर पर वहां पर वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, उसको लेकर चर्चाएं हैं, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं कि आखिर ये एंटी इनकम्बेंसी है या फिर प्रो इनकम्बेंसी। और उधर जिस तरीके से चुनाव के दौरान भाषणों की मर्यादा तार तार की जा रही है, उस पर तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और दूसरी ओर चुनाव आयोग फिर से घिरा हुआ है तमाम मुद्दों को लेकर, खास तौर पर चुनावी आचार संहिता का जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उल्लंघन किया जा रहा है और जिस तरीके से वहां केंद्रीय बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर भेजा गया है। तो यहां एक पूरी अब दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होना है। दोनों ही तरफ से यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन भाषाई मर्यादा जिस तरीके से तार तार हो रही है उसको लेकर बंगाल के लोग भी बहुत चिंतित हैं कि बंगाल में ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी दमखम लगा रही है और क्या नतीजों में उसको कितना इसका असर दिखाई पड़ेगा, कितना उसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनते हैं कि क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह की भाषा को लेकर, किस तरीके से उन्होंने वहां भाषा का प्रयोग किया है और उसकी किस तरह से आलोचना की है। सुन लेते हैं एक बार ममता बनर्जी को, उसके बाद फिर बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया, और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है, 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। तो ये यहाँ पर कि यहाँ जिस तरीके की उल्टा लटका देंगे और ऐसी बातें आ रही हैं। वहीं असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी एक बयान आया है अमलेंदु जी की जिन लोगों को, जो विरोधी हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, इस तरीके का वो भी उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर चुनाव के दौरान भाषाई मर्यादा की पर चिंता जताई जा रही है, खास तौर पर जिसको पश्चिम बंगाल, जिसको बंगाली भद्रलोक कहा जाता है, वहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, और ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ बनता गया है चूँकि अमित शाह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो तृणमूल कांग्रेस से उसने जो एक्स पर लिखा ममता बनर्जी की इस बाइट को लगाते हुए, और उसने लिखा कि अमित शाह ने अपने विशिष्ट टपोरी लहजे में कहा उल्टा लटका देंगे। खैर अमित शाह, बंगाल के लोग आपको 440 वोल्ट का झटका देंगे। देखते हैं, इस ट्वीट को भी देखते हैं कि क्या। हाँ, तो ये वो भी देख लेंगे। और ये अंग्रेजी में लिखा, हालांकि ये हिंदी में मैंने बताया उसको। तो ये समीर जी, अमित शाह की भाषा जो है वो वहाँ एक बड़ा मसला बन गया है। और पहले तो मोदी जी की भाषा थी दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, और अब की से जो है ये दीदी कान खोल कर सुन लो, और फिर ये आखिर में रही कसर जो थी, ये टपोरी वाली भाषा जो है उल्टा लटका देंगे। ये जो है तृणमूल के गुंडे नहीं निकले वरना उल्टा लटका दूंगा, इस तरह की भाषा जो थी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये है, देखिए समीर जी, ये है बिल्कुल यहाँ पर कि जो तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे लिखा गया है कि अमित शाह ने अपने विशिष्ट टपोरी लहजे में कहा उल्टा लटका देंगे। खैर अमित शाह, बंगाल के लोग आपको 440 वोल्ट का झटका देंगे। और ये शायद जो पहले चरण का मतदान हुआ है 152 सीटों पर, जो बीजेपी का एक तरीके से मजबूत कहा जा सकता है कि इलाका था। गढ़ तो ये नहीं कहेंगे इसको क्योंकि इसमें ज़्यादातर सीटें पिछले चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी की ज़्यादातर सीटें इसी इलाके में आई थी। लगभग 59 सीटों पर, 152 में 59 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल
हासिल की थी। अब वहां अलग अलग दावे हो रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 100 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे और 110 का है। अमित शाह ने भी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी, दोनों ने 110 सीट जीतने का दावा किया। शुभेंदु अधिकारी ने 125 का दावा कर दिया। 125, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी 125 से 135 सीट का दावा आ गया है। कुणाल घोष है उनके नेता, उन्होंने 125 से 135 का दावा किया है। उनकी भी बाइट हम लोग सुनेंगे। लेकिन समीर जी, कल अभिषेक बनर्जी जो हैं, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं, उन्होंने एक चैलेंज दिया अमित शाह को। और उन्होंने एक चैलेंज दिया कि मैं कोई राजनीतिक जोशी नहीं हूं, जब भी मैंने राजनीतिक नतीजों पर भविष्यवाणी की है वो सही निकली है। पहले फेज में हमने सेंचुरी लगाई है, भाजपा कैंप में घबराहट है। वे जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं और उनसे नैरेटिव चलाने के लिए कह रहे हैं कि भाजपा ने पहले फेज में अच्छा किया है और आगे बढ़ रही है। तो एक बड़ा जो दावा है वो अभिषेक बनर्जी की तरफ से आया कि हम पहले फेज में 100 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। और बीजेपी परेशान है और पत्रकारों को बुलाकर ये कह रही है कि नैरेटिव चलाओ कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन कि जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है, ऐसा। लेकिन कल जो अमित शाह की जो भाषा थी और अमित शाह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीर जी, वो उनकी बिल्कुल बेचैनी जो है उसको वो बता रही थी। किस तरीके से बेचैनी जो है वो अमित शाह की देखी जा सकती है और वो बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभिषेक बनर्जी ने एक और चैलेंज दिया कि अमित शाह जी 4 मई को आप बंगाल में ही रहिएगा। और एक पत्रकार ने उनसे इसके ये चैलेंज के बाद अमित शाह से पूछा कि आप 4 मई को बंगाल में रहेंगे? तो अमित शाह ने कहा कि मुझे 4 मई को बंगाल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, चूंकि इसमें दूसरी चैनल की बाइक है तो हम दिखा नहीं सकते हैं वो, लेकिन उसने ये कहा कि भाई ये जो दावा किया, चैलेंज दिया अभिषेक बनर्जी ने, अमित शाह उसको स्वीकार नहीं कर पाए और कहा कि मैं 4 मई को चला जाऊंगा। तो ये घबराहट देखी जा सकती है। कुणाल घोष जो है समीर जी, पहले सुन लेते हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा है। और अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और काफी मुखर रहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन अब कभी भी मेरी भविष्यवाणी जो राजनीतिक भविष्यवाणी है वो गलत नहीं साबित हुई है। और उनका ये मानना है, दावा है कि वो 100 से ज़्यादा सेंचुरी लगा रही है पहले चरण के मतदान में। और सीटों की अगर बात की जाए अमलेंदु जी की, जो गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार शायद इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर दावा किया है। पिछले चुनाव को अगर देखें तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि बंगाल में हम 200 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं और सीटें सिमट कर रह गई 77 पर। बाद में उन 77 में भी कई विधायक शायद छोड़कर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अब की बार पहले चरण के मतदान के बाद ही उन्होंने दावा किया है कि 110 सीटों पर वो जीत रहे हैं। अब शायद ये हो सकता है कि अगले चरण के मतदान के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हो, या फिर उनको ज्ञानेश कुमार पर काफ़ी भरोसा हो। हाँ, ज्ञानेश कुमार पर भरोसा होगा, लेकिन वो भरोसा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है समीर जी। चूँकि फिर अभी तक तो अमित शाह किसी भी चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए हैं। और ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि जो पहला चरण था वो हमारा कमज़ोर था, लेकिन हमने उसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 100 से ज़्यादा सीटें जो हैं हम इस पहले चरण में जीत चुके हैं और दूसरा चरण हमारा जो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये ईवीएम से हेराफेरी करना चाहेंगे, गुंडागर्दी करना चाहेंगे, तो आप लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन जो कुणाल घोष है समीर जी, वो उनकी एक बाइट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है और वो दावा कर रहे हैं 125 से 135 सीटें प्रथम चरण में ही जीतेगी जो हो चुका उसमें, और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये भी वो कह रहे हैं। तो उनको पहले हम लोग सुन लेते हैं। बिल्कुल, टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या कह रहे हैं पहले चरण के मतदान के बाद, क्या उनका प्रेडिक्शन है? প্রথম পর্বের যে ভোট তাতে বিজেপির কোমর ভেঙে গেছে, বিজেপি হেরে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস চতুর্থবার ক্ষমতায় আসার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গড়ার ভিত পুজো হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধু রেকর্ডটা ভাঙা হবে। বিপুল পরিমাণ ভোট পড়েছে, পার্সেন্টেজ অফ ভোট আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা খুব পরিষ্কার করে বলছি, এই 152টি যে নির্বাচন হয়েছে কেন্দ্রে,
तो कह रहे हैं कुणाल घोष की यहाँ पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और पहले चरण के मतदान में भाजपा की कमर टूट गई है। भाजपा हार गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार आने वाली है। हम साफ बोल रहे हैं कि जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से टीएमसी को 125 से 135 सीटें मिलेंगी। स्थिति को समझते हुए भाजपा के नेता हताशा में बयान दे रहे हैं। पहले चरण के मतदान में हमें चारों चौतरफा लाभ हुआ है। इन सीटों पर टीएमसी के वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, टीएमसी के विजेता और हारने वालों के बीच का मार्जिन बढ़ेगा और टीएमसी की सीटें बढ़ेंगी। दावा है, अब पार्टियों का अपना अपना दावा होता है, लेकिन अगर इन दावों को पिछले चुनाव से देखा जाए और दोनों के ही जो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो टीएमसी ने के जो दावे थे वो भी 200 के पार का सीटें किया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बड़ा वायरल उस समय हुआ था और अभी तक उसकी चर्चा होती है कि हम 200 से ज़्यादा सीटें पा रहे हैं। वहाँ पर सीटें आई थी 77, तो अब अभी भी दावे उनके 110 के हैं। अब सीटें कितनी आएंगी ये तो 4 मई को पता लगेगा, लेकिन अपने अपने दावे हैं। पर टीएमसी के जो दावा है वो भी सेंचुरी लगा रहे हैं और कुणाल घोष 125 से 135 सीटों का अनुमान लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन ये साफ है अमलेंदु जी, वहाँ पर जो तमाम हम लोगों के जो कार्यक्रम में बैठते हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे पत्रकार या और लोगों से जो बातचीत होती है, उनका कहना है कि बहुत कोशिशें की गई चुनाव आयोग के माध्यम से भी और सब कुछ हुआ, वो जो चीज़ें लगातार खबरों में रही हैं, बावजूद इसके ममता बनर्जी का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेरफेर कर नहीं पाए। ऐसा वहाँ पर चुनाव आयोग चाहते हुए भी सेंट्रल फोर्स ले गए, दूसरे राज्यों से मतदान कर्मचारी ले गए, इन सब के बावजूद वहाँ पर जो एक प्रबंधन है बूथ लेवल का, माइक्रो लेवल का प्रबंधन है, वो इतना मजबूत है कि उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर कर नहीं पाए। उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं हो पाई समीर जी, और जो वोट कटे हैं वो जितना काट पाए हैं वो तो उसका रिएक्शन उसका कई गुना ज़्यादा हुआ है। तो जो तरीका था, अब देखिए पिछले चुनाव में मुझे लगता है शायद 60 या 70 लाख के आसपास वोटों का जो था कुछ अंतर था दोनों में। तो आपने अगर मान लीजिए 90 लाख वोट भी काट दी, लेकिन जो उसका रिएक्शन जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और वोट प्रतिशत भी बढ़ गया है। इसीलिए ममता बनर्जी जो उनका दावा है कि जो 93% मतदाताओं ने पहले वोट चरण में मतदान किया है वो उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए जन विरोधी बीजेपी को नकारने के लिए किया है। और उनका कहना है कि बीजेपी ने SIR के माध्यम से लोगों को शोषण किया, अपमानित किया, लेकिन ये जो 93% वोट पड़ा है ये प्रतिरोध का वोट है, माँ की मानुष के पक्ष में वोट है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये मतदाता धोखाधड़ी या EVM से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इसलिए आप सतर्क रहिए, खासतौर से दूसरे फेज में करेंगे। तो ममता बनर्जी की इस बाइट को भी हम लोग सुन सकते हैं, फिर आप बताइए कि उन्होंने कहा क्या। बिल्कुल, यहाँ पर सुनते हैं कि क्या कह रही हैं। अगले चरण के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कह रही हैं। सुनते हैं उनकी बात। और ये वो चीज़ें हैं केवल वहाँ पर मतदान के दौरान नहीं, बल्कि मतदान के बाद जब ये मतपेटियाँ बंद हो जाएंगी वहाँ पर स्ट्रांग रूम में, उसके बाद भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यही बात कह रही हैं ममता बनर्जी। सुन लेते हैं उनको। कि কালকে দেখেছে পোগারপাড় যেটা ওদের জায়গা পুরো হার 93% মানুষ ভোট দিয়েছে, মানে SIR এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার রক্ষার ভোট দিয়েছে। সেই ভোট আপনার পক্ষে যাবে না, এই ভোট গেছে মানুষের পক্ষে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। যেখানে আমরা আশাও করিনি সেখানেও আমরা জিতবো। আমি রাত 3:30 পর্যন্ত মনিটরিং করেছি, মালদার EVM মেশিন পৌঁছেছে রাত্রি 3:30। আমি আমার নির্বাচনের আগে তো কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে মিটিং করবই। এরা নন্দীগ্রামে কি করেছিল জানেন? আমি জিতে যাওয়ার পরেও ডিক্লেয়ার করে দিল, আপনাদের মনে আছে ইলেকশন কমিশন ডিক্লেয়ার করে দিল, তারপরে কম্পিউটারে উল্টো নাম্বার লোড করলো। যতক্ষণ কম্পিউটারে আপলোড না হচ্ছে। तो कह रही हैं कि 93% वोटिंग हुई है और ये वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि लोग आए हैं, जिस तरीके से नाम काटे गए ये उसकी रिएक्शन है। ममता बनर्जी का कहना है कि पहले चरण में 93% मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और जन विरोधी बीजेपी को नकारने के लिए मतदान किया। बीजेपी ने SIR के माध्यम से लोगों का शोषण किया है, उन्हें अपमानित किया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। यह प्रतिरोध का वोट है जो माँ माटी मानुष के पक्ष में है और
इसी ममता बनर्जी ने आगाह भी किया है कि वो मतदाता धोखाधड़ी या ईवीएम से छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहें जिसका सहारा बीजेपी दूसरे चरण में ले सकती है। तो वहाँ पर मतदान के दौरान भी और उसके अलावा जो मतदान जहाँ हो चुका है वहाँ स्ट्रांग रूम में भी सतर्क रहने की उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ज़रूरत बताई। ये सतर्कता ये लगातार, चूँकि इसमें हेर फेर हो रहे हैं अमलेंदु जी तमाम राज्यों के चुनाव में भी, और हम लोगों ने देखा था कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय भी, और खासकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो विपक्ष के कार्यकर्ता थे उन्होंने स्ट्रांग रूम की रखवाली कैसे की, वो उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। तो सभी ममता बनर्जी खास तौर पर सतर्क हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रही हैं। बिल्कुल समीर जी, और ममता बनर्जी की सतर्कता का ही नतीजा है कि प्रथम चरण में हिंसा नहीं हो पाई, चूंकि बीजेपी के जो ममता बनर्जी के शब्दों में कहा जाए जो टपोरी गुंडे थे वो बाहर नहीं निकले, और अमित शाह जी का कहना है कि टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकले। तो बहरहाल जिसकी भी गुंडे बाहर नहीं निकले तो दोनों के गुंडे बाहर, अच्छा हुआ और अगले चरण में भी ना निकले दोनों के गुंडे बाहर। यही आशा की जानी चाहिए कि अगले चरण में भी दोनों के गुंडे बाहर नहीं निकलेंगे। अब दोनों एक दूसरे के लोगों को गुंडे बता रहे हैं, अब कौन गुंडा है हम तो नहीं कह सकते समीर जी, ये तो चूंकि राजनीतिक दल हैं एक दूसरे के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी सतर्क दिखाई दी, उनका जो बूथ मैनेजमेंट था समीर जी, वो जिस तरीके से कामयाब दिखाई दिया, उसके चलते प्रथम चरण में कोई बड़ी कहा जाए हेरा फेरी वाली या उस तरह की चीज़ें नहीं आ पाई, वरना आशंकाएं जताई जा रही थी कि जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं ये जाकर वहां घपला करेंगी, और अमित शाह जी 15 दिन तक डेरा डालकर वहां बैठे हुए हैं। तो इसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो पाया है इस तरीके का, तो समझा जा सकता है कि उस अमित शाह जी का बैठना भी बेकार गया है। लेकिन समीर जी, अब अगर 4 मई को परिणाम जो है बीजेपी के मुताबिक नहीं आते हैं, और जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये परिणाम 4 मई को बीजेपी के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अब ज्ञानेश कुमार और अमित शाह में से किसके ऊपर इस हार की जिम्मेदारी डाली जाएगी? मुझे लगता है कि इसके लिए बीजेपी के अंदर अभी से मंथन शुरू हो गया है। और अमित शाह तो लग रहा है कि अपने उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है इससे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 4 तारीख को हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है और अब जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार ऊपर डाल दिए कि भाई हमको जो करना था हम कर चुके, अब तुम्हें काम करना है। तो अब चर्चा ये चलने लगी है सत्ता के गलियारों में कि अब जो है एक संघर्ष की स्थिति अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के बीच में दिखाई देगी 4 मई के बाद। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चर्चाएं सत्ता के गलियारों में चल रही है, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह की चर्चाएं हैं, और ये लगातार आरोप तो विपक्ष के रहे ही हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है ये हर विपक्षी पार्टी के लोग बता रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास इन आरोपों का कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई एक कायदे का जो जिस तरीके से आरोप लगते हैं और विपक्ष के नेता उनसे मिलते भी हैं तो कभी आरोप का जवाब दिया भी नहीं गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाले हमेशा तथ्यों के साथ जाते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ आरोपों के जवाब कभी नहीं मिले हैं। इधर केवल मतदान ही नहीं, मतदान के दौरान जिस तरीके के प्रचार प्रसार हो रहे हैं और जो नैरेटिव की बात कर रही हैं ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता कि यहाँ पर जो दिल्ली से या तमाम ऐसे मीडिया को बुलाया जाता है, उसके ज़रिए यहाँ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहले चरण में बम्पर मतदान होने का फ़ायदा वो बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन एक और सवाल है अमलेंदु जी, यहाँ बम्पर वोटिंग तो बिहार में भी हुई थी, और बिहार में अगर बम्पर वोटिंग वहाँ पर सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत दिला सकती है, तो वही बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल को क्यों नहीं जीत दिला सकती? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, क्यों नहीं दिला सकते, इसको सवाल है नहीं, सवाल बहुत सारे समीर जी उठ रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री ने जो है वो छात्रों को लेकर जो था, खासतौर से जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके छात्रों को लेकर कुछ अनुचित टिप्पणियाँ करनी थी। ममता बनर्जी ने खुला खत जो है अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है प्रधानमंत्री के नाम, उनसे कई सवाल पूछे हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे वो दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में खत लिखा है और उसमें मुख्य बातें क्या कही हैं वो आप हिंदी में बता सकते हैं। बिल्कुल, और जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत गंभीर टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और छात्रों को एक तरीके से वहां क्या कुछ कहा था, वो देखते हैं कि क्या लिखा है ममता बनर्जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये प्रश्न पूछते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि क्या आप प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों का वर्णन इसी प्रकार करते हैं? क्या यही आपकी शिष्टाचार और विनम्रता की अवधारणा है? जादवपुर विश्वविद्यालय आपकी सरकार के NIRF रैंकिंग ढांचे में वर्षों से शीर्ष स्थान पर प्राप्त कर रहा है और आप इस उत्कृष्टता केंद्र का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप इतना नीचे गिर सकते हैं? जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी योग्यता के बल पर यह स्थान अर्जित किया है और
वे डिग्रियां बुद्धि और प्रश्न पूछने की क्षमता लेकर निकलते हैं। ये अराजकता नहीं है, ये शिक्षा है और ये उत्कृष्टता है। अराजकता छात्रों द्वारा आवाज उठाना नहीं है, अराजकता न्याय के बजाय बुलडोजर को सत्ता के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना है। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने जी ममता बनर्जी कह रही हैं कि छात्रों का अपनी आवाज उठाना अराजकता नहीं है। अराजकता तो तब होती है जब न्याय के बजाय बुलडोजर को सत्ता के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अराजकता तब होती है जब किसान मरते हैं और उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। अराजकता तब होती है जब बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के दोषी लोग राजनीतिक फायदे के लिए आज़ाद घूमते हैं। अराजकता तब होती है जब गरीबों को उनका हक नहीं दिया जाता। अराजकता तब होती है जब वोटों के लिए देश को धर्म के आधार पर बांटा जाता है। अराजकता तब होती है जब प्रेस का सामना करने से, जवाबदेही और सवालों के जवाब देने से इनकार किया जाता है। अराजकता तब होती है जब इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया जाता है कि मणिपुर जल रहा है और आप चुनावों में व्यस्त हैं। छात्रों का विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का टूटना नहीं है, बल्कि यह तो लोकतंत्र का जीवंत रूप है। कृपया उस शिक्षण संस्थान को बदनाम ना करें जिसे श्री अरविंदो जैसे हमारे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने एक अग्रणी संस्था के तौर पर प्रेरित किया था। कृपया बंगाल को बदनाम ना करें। ये जो ममता बनर्जी का प्रहार है समीर जी, ये बहुत मारक प्रहार है। चूंकि प्रधानमंत्री तो पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और प्रधानमंत्री का कहना था कि ये देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। यानी यहाँ पर दिल्ली का जेएनयू और वहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये साफ तौर पर पता चलता है कि शिक्षा को लेकर और शिक्षा से जो कुछ मिलता है उसको लेकर सोच क्या है प्रधानमंत्री की भी और उनकी पार्टी की। बिल्कुल, तो ये सोच जो है प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। यानी खुद भी निरक्षर रहो और जनता को भी निरक्षर रहने दो, और पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे जो है दुश्मनी मान के रखो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे राजनीति में और इस तरीके से शिक्षण संस्थाओं में लोकतंत्र बहाल रहेगा तो चुनौती मिलती रहेगी सरकार को। नाले की गैस से चाय कैसे बन पाएगी? इसीलिए तो तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वहां से छात्र संघों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसीलिए खत्म किया जा रहा है ताकि जो विश्वविद्यालयों से प्रतिरोध की आवाज उठती है वो खत्म हो जाए, और जिस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है उस मूर्ख बनाने के काम पे आगे चलता जाए और देश को बेचता चला जाए। लेकिन समझिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हुगली में और वहाँ पानी नाप रहे थे कितना गहरा है, हालांकि उसमें कूद के नहीं देखा उन्होंने, कूद के देखते तो मालूम पड़ जाता कितना गहरा है पानी, लेकिन वो वहीं से देख रहे थे झांक झांक के पानी कितना गहरा है। लेकिन बंगाल में बीजेपी कितने गहरे में है ये तो प्रधानमंत्री को पता ही, और इसीलिए अब जिस ममता बनर्जी ने टिप्पणी बहुत जबरदस्त की कि यहाँ पर आप नौकायन कर रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि जो कैमरा उन्होंने लिया था ऐसे पकड़ा नहीं जाता है। बहरहाल ये कैमरा पकड़ाने वाले जाने, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में यमुना इतनी गंदी है उसको आप साफ नहीं कर पाते, वहां जाके नहीं कभी आप नौका विहार कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सवाल पूछा, और जब जाते भी हैं तो मतलब आपके जाने की सूचना मिलती है तो वहाँ जो नकली यमुना बना दी जाती है डिवाइड करके, आरओ का पानी वहाँ उसमें डाल दिया जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, खूब वो विजुअल जारी होते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री घूम रहे हैं इस समय और एक सोशल कैमरा भी लिए हुए। हाँ कैमरा भी लिया। अच्छा ये कौन सा तरीका है कि आपकी गोद में कैमरा रखा है, आप ऊपर देख रहे हैं, तो भाई आप कैप्चर क्या कर रहे हैं? बहरहाल प्रधानमंत्री हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। कैमरा कहीं भी रख के कहीं से भी फोटो खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बहरहाल। और आजकल के ज़माने में समीर जी इस तरीके के कैमरे रखता कौन है? मतलब ये किस ज़माने की फोटोग्राफी हो रही है पता नहीं है। बहरहाल चूँकि प्रधानमंत्री के शौक अजब अजब तरीके के हैं तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। लेकिन समीर जी सायोनी घोष जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने एक बड़ी गंभीर चुनौती पूरी बीजेपी को दे दी है। हाँ वो देखते हैं। लेकिन ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की अमलेंदु जी, अब एक बार फिर बीजेपी जिस मोर्चे पर गिरी हुई है यानी बंगाली वर्सेस बाहरी, उस पर अब एक बार फिर वो जबरदस्त तरीके से गिर गई है कि वहां की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बता रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर अड्डा है तो आप वहां से देश विरोधी तत्वों को आप क्यों अभी तक पहचान नहीं पाए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से वहां बंगाली और बाहरी के आरोपों के चलते तमाम नेताओं को मछली हाथ में लेकर चुनाव प्रचार करना पड़ा, मछली खाते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट करनी पड़ी, मंगलवार को तिलक लगाकर मछली खाते हुए। और अब एक ऐसी चुनौती दे दी गई है वहां पर कि उसको बीजेपी के कितने बड़े नेता उस चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं। सयानी घोष जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी कर रहे थे, सुन लेते हैं क्या उन्होंने नई चुनौती पेश की है जिससे कि बंगाली और बाहरी का जो एक वहां पर द्वंद्व है उस द्वंद्व का जवाब दे सके बीजेपी के नेता। सुनते हैं सयानी घोष को। अरे भवानीपुर, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি,
এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে, সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, विभाजन के जाएगा। अब ये चुनौती अमलेंदु जी, अब अभी तक मछली खाते हुए वीडियो भेजे जा रहे थे, अब ये श्लोक पढ़ते हुए कलमा पढ़ते हुए तो खैर वो नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब सयानी घोष का यही क्लिप काटकर वो प्रचारित करें, लेकिन यहाँ जिस तरीके की चुनौती दी है, अब कितने नेता हैं उसमें, खास तौर से अगर बड़े नेताओं को देखा जाए, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के गृह मंत्री, बड़े नेताओं में तो दो ही हैं बीजेपी के। हाँ, मान लीजिए कि पार्टी के अध्यक्ष को भी अगर उसमें ले लिया जाए तो ये कितने नेता हैं जो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल समीर जी, कौन इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या हेमंता विश्व शर्मा पढ़ पाएंगे इसी तरीके से हनुमान चालीसा और नमस्तस्यै 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 नमो नमः? मोदी जी पढ़ पाएंगे क्या? सबसे बड़े नेता तो मोदी जी हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान भी बीजेपी में मोदी जी हैं। हाँ, भक्त भी सबसे बड़े हैं, पंजे भी सबसे बड़े हैं। बताते हैं कि नवरात्र में हाँ नहीं, अब जब प्रधानमंत्री के पद से रिटायर होंगे तो शंकराचार्य बनेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। भभूत लपेट के चलते हैं, जैसे शंकराचार्य बनने की दौड़ में यही शामिल हो रहे हैं। तो अब ये भी हैं, तो अब भाई आप पढ़ के बता दीजिए। चलिए, आप कलमा मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप गुरबानी मत पढ़िए, लेकिन आप कम से कम जो नमस्तस्यै 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 नमो नमः और हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दीजिए। तो प्रधानमंत्री पढ़ के सुना दें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, तो चुनाव तो वैसे ही आप जीत जाएंगे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ के बता दीजिए। तो आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते तो आप कैसे चुनाव जीत जाएंगे? हिंदुओं के ठेकेदार कैसे हो जाएंगे? तो ये बड़ी चुनौती, यानी जो धर्म की पिच है समीर जी, उस पर भी बीजेपी को ये बड़ी चुनौती मिल रही है कि तुम फर्जी बातें करते हो, तुम्हारा धर्म जो है लोगों को बांटने के लिए है जिससे तुम इस्तेमाल करते हो। असली धर्म जो है वो वैमनस्यता नहीं सिखाता है, ये संदेश भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर मेल जोल और सर्वधर्म संभाव सिखाता है, वही अब कह रही थी सयानी घोष। लेकिन बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी ने कि धर्म के क्षेत्र पर भी, उस फोरम पर भी एक बड़ी चुनौती पेश की जा रही है कि आप एक जो अपने को धार्मिक होने का सर्टिफिकेट, सनातनी होने का सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट देने से ही कोई सनातनी नहीं हो जाता है। बहरहाल वहाँ जिस तरीके से अब ये चुनाव प्रचार चल रहा है और पहले दौर के चुनाव प्रचार, पहले दौर का जो मतदान हुआ है वो मतदान तय करेगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, वहाँ से जो खबरें आ रही है कि इस मतदान, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बाद बीजेपी की जो सांसें हैं वो थोड़ी तेज चलने लगी हैं। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं भी अंदर से बीजेपी को भी ये लग रहा है, क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट यही बता रही है कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, जो बसों पर भरकर लोग ट्रेनों पर भरकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ये तस्वीरें उन तस्वीरों पर भारी पड़ गई हैं जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर बाहर से भेजा जा रहा था। हम ले लीजिए। बिल्कुल 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 समीर जी, और ये ट्रेनें जो है वो जो हरी झंडी लेकर के गई थी वो लाल सिग्नल पे जाके आउटर पर रुक गई हैं जी। आप यही कह सकते हैं कि यानी राइटर्स बिल्डिंग के बाहर जो आउटर है उस पर खड़ी हुई हैं और आगे बढ़ी नहीं है, चूंकि आगे जगह खाली नहीं है। तो बीजेपी की जो ट्रेन है वो जाकर के किस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे उतरेगी ये अभी पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ से वापस भी हो सकती हैं, बैरंग भी लौट सकती हैं। तो ये जो सूचना है वो यही, और इसीलिए अमित शाह जो है अभी से अपना सामान पैक कर रहे हैं कि 4 मई को हम वहाँ नहीं रहेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस का दावा है, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह ने अपना सामान पैक कर लिया और 4 मई को वो नहीं रहेंगे। लेकिन समीर जी, बीजेपी के लिए जो कहा जाता है कि बड़ी निर्लज्जता के साथ ये बातें करते हैं, और ममता बनर्जी ने कहा कि 440 वोल्ट का इनको झटका लगेगा और ये जो गड़बड़ी कर सकते हैं ईवीएम में कर सकते हैं। लेकिन जो कल हुआ समीर जी, उसको संजय राउत कह रहे हैं कि ये निर्लज्जता है। यानी कल जो हुआ, यानी कल जो पंजाब में जो हुआ, उसको भी लेकर संजय राउत को सुनेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चा है कि कहीं अब ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में तमाम कोशिशों के बावजूद जनमत के भरोसे सरकार नहीं बना पाए, तो अब क्या जनमत जिनको मिला है उन्हीं को खरीद कर सरकार बनेगी पंजाब में? ये अब आशंकाएं जताई जा रही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि जब सब चले गए तो क्या अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में चले जाएंगे? क्योंकि जो किसी ने टिप्पणी की, मैं देख नहीं पाया कि किसकी थी, उसने कहा कि ये जो बीजेपी के जो मतलब आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे, ये 2/3 ये तो अपनी मूल पार्टी में चले गए, बाकी जो बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे थोड़े समय बाद। तो अब पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बहरहाल उनकी मूल पार्टी तो वही थी जहाँ से। लेकिन ये लोकतांत्रिक ढांचा, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, बहुत बड़ा झटका। इन्हीं सबको रोकने के लिए दल बदल कानून बना, दल बदल कानून में संशोधन भी हुआ। लेकिन उन सब के बावजूद किस तरीके से दल बदल हो रहा है कि पूरी पार्टी उठाकर दूसरे पार्टी में समाहित हो जा रही है, सत्तारूढ़ पार्टी में। यह बहुत बड़ा सवाल है। सुन लेते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। पंजाब में जो कुछ हुआ, वहां 7 सांसद अपनी पार्टी छोड़कर, यानी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद राज्यसभा से, खास करके वो सांसद है पंजाब से, पंजाब विधानसभा से वो राज्यसभा में आ गए। राघव चड्ढा है उसमें, संदीप मित्तल है, संदीप पाठक है, और भी नाम है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में, तब वो बहुत खुश थे, खुश दिखते थे। अचानक उनके संस्थान के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई, धुआंधार रेड चली 2-3 दिन। अब संदीप मित्तल भी डर के मारे बीजेपी में चले गए। क्या कर सकते आप इस राजनीति को? क्या है भारतीय जनता पार्टी? महाभारत में एक राक्षस है, उसका नाम है बकासुर। उनकी जो भूख है कभी मिटती ही नहीं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। बकासुर नाम का एक पात्र है जो राक्षस है। ये बकासुरों की पार्टी बन गई है, कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे लोगों को आपने, बीजेपी ने आपके ये सांसदों के ऊपर भी क्या क्या टिप्पणी की है। हाँ, आप ढोंगी है, आप ये है, आप वो है। अब आपके वॉशिंग मशीन में आने से ये सब धुल जाएगी, जैसे हमारे पार्टी का हो गया, एनसीपी का हो गया, और पार्टी का हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है कि भारत एक नरक राष्ट्र है, नरक क्या है ये बीजेपी बार बार दिखा रही है। ये नरक है, हमने इस देश को नरक बनाया है। राजनीति का
सामाजिक क्षेत्र का, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पहली बार सच बोल रहा था कि भारत को ये लोगों ने नरक बनाया है, और उस नरक वाली पार्टी में राघव चड्ढा जैसे 7 लोग चले गए। हमें उसका कोई दुख नहीं है, उनको जल्दी पता चलेगा नरक में क्या है। ये बहुत गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं अमलेंदु जी, और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तो यही सब कुछ देखती है ना, ये खबरें वहाँ भी छपती होंगी कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है, चुनी हुई पार्टी के सांसदों को विधायकों को अपनी पार्टी में लेकर सरकार बनाई जा रही है। तो ये एक टिप्पणी जो है संजय राउत की बहुत ही गंभीर है कि इन्हीं सबको देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टिप्पणी की थी और जिसको लेकर उस तरह, हालांकि बाद में उन्होंने वहाँ पर जो व्हाइट हाउस ने उस पर सफाई दी है, लेकिन जो ये टिप्पणी थी वो अनायास नहीं थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत की जो छवि बाहर बनती है वो एक खराब बनती है। बिल्कुल, और यही कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है पहली बार सच बोला है, और उसने इसीलिए देख कर बोला है कि इन्होंने देश को नरक बना दिया, यानी बीजेपी ने देश को नरक बना दिया है, ये जो है बोला है, और यही बात जारी है। निश्चित तौर पर समीर जी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो कारनामे हैं वो देश को नरक बनाने के ही हैं। नोटबंदी से लेकर और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया और जिस तरीके से टैक्स आतंकवाद चलाया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की जिस तरीके से कोशिश की जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएं, और जिस तरीके से दल बदल कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, अदालतों का भी अब दुरुपयोग शुरू हो गया है, संस्थाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो संस्थाएं तो सब नतमस्तक हो चुकी हैं। तो ऐसे में देखकर संजय राउत की टिप्पणी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए कह रहा है कि बीजेपी ने भारत को नरक बना दिया है। अब आज हम एक कहीं अखबार में पढ़ रहे थे कि अब बीजेपी, चूंकि ये 7 सांसद अब बीजेपी में आ गए अमलेंदु जी, तो अब अपने दम पर राज्यसभा में बीजेपी अब बहुमत के करीब पहुंच गई है, यानी, और उस पर किसी ने सोशल मीडिया पर उस खबर को शेयर किया और ये कहा कि इसका मतलब कि 2-4 और छापेमारी यानी रेड्स होंगी तो बीजेपी बहुमत पा जाएगी। हाँ, ये इस तरह की चर्चा भी चल रही है समीर जी। तो लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि ये किस तरीके की जो इनकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लेकर, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी इस मसले पर कहा है। फिर थोड़ा हम लोग बंगाल पे फिर लौटेंगे कुछ जी, पहले सुन लेते हैं क्या मनोज झा क्या कह रहे हैं, आरजेडी सांसद, और इस पंजाब में जो कुछ हुआ है वहाँ आम आदमी पार्टी के 7 सांसद यानी 10 में से 7 सांसद पहुंच गए बीजेपी में। झटका लगा जब उसके 2/3 सांसदों ने जो राज्यसभा में हैं उन्होंने बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा बदल के कहूं, ये झटका किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लगता है जब ऐसा होता है, ये झटका लोकतंत्र को लगता है। शायद आज हमारे मीडिया के भी साथी, कई और पॉलिटिकल लोग, कमेंटेटर नहीं समझ पा रहे हों। ऐसे झटके, ये कार्यशैली, ये कार्य व्यवहार अंततः लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं। क्या हम चाइना के मॉडल पे अपनी पूरी जो हमारा डेमोक्रेसी का मॉडल है उस पे ले जा रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन सुन रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 नेशन एंड 1 पार्टी, वेदर देयर इज इलेक्शन और नॉट, दैट इज इमैटीरियल। मैं उसके लिए ज्यादा चिंतित हूं, किसी व्यक्ति विशेष या चंद व्यक्ति विशेष के कहीं से कहीं डिपार्चर से नहीं। सर, लेकिन राघव चड्ढा ने जो कल आरोप लगाया, वो कहना था कि मैंने 15 साल इस पार्टी को दिया, अपनी ओरिजिनल जॉब छोड़ करके यहाँ पर आया कि कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा, वो तमाम चीजें दरकिनार कर दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीजें थी उसको अनदेखा कर रही थी। मैं और क्या कहूं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अमृतवाणी तो आम आदमी पार्टी या विपक्ष के लिए नहीं बोलते, उनको उनका नया घर, नया डेस्टिनेशन मुबारक, उन्होंने डिलीवरी अच्छी कर दी। तो ये बहुत वही बात कह रहे हैं कि ये वहाँ पर व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, इस तरह की चीज़ें ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही हैं और लोकतंत्र के लिए ये नुकसान है, लोकतंत्र पर धब्बा है। वही बात जो संजय राउत कह रहे हैं कि इससे भारत की क्या छवि बन रही है वो ट्रंप के बयान में रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है दोनों ही कह रहे हैं, संजय राउत भी, मनोज झा भी। संजय राउत तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने भारत को नरक बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा है। और जो
मनोज झा कह रहे हैं समीर जी, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है तो ये झटका किसी राजनीतिक दल को नहीं लगता है, ये झटका लोकतंत्र को लगता है। ऐसे झटके, ये कार्यशैली, ये व्यवहार अंततः लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं। तो ये चोट आम आदमी पार्टी को नहीं है, आम आदमी पार्टी को तो ख़त्म होना ही है, चूँकि वो पार्टी है ही नहीं। एनजीओ था और एनजीओ वाले इकट्ठा हुआ, उन्होंने पार्टी बना लिया, आरएसएस से निकल कर आए थे तमाम लोग जो थे। तो वो तो खैर मतलब जाके गिरना वहीं है समंदर में जाके, तो आरएसएस की शरणस्थली उसमें जाके गिरना है। लेकिन ये इस तरीके की घटनाएं जो अभी अगर आपस में ही एक ही खेमे के लोग अगर ये कर रहे हैं समीर जी, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र पे चोट है। और ये चोट जो है लोकतंत्र को हुई है जिस तरीके से ये किया गया है। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि बंगाल में हार रहे हैं बुरी तरीके से, तो यहाँ ये बताना चाहते हैं डाइवर्ट करने के लिए कि देखो हमने 7 MP तोड़ दिए। ये भी समीर जी बिल्कुल यहाँ पर कि क्या कुछ हो रहा है उसको पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं, जो स्थितियां हैं, पहले चरण के मतदान के बाद वहाँ जो कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को परेशान किए हुए है। और उसके चलते पंजाब में ये आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ने और उनको अपने में शामिल करने का ये काम किया गया है। बहरहाल ये क्यों किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव उससे कितना प्रभावित होगा ये समझने वाली बात है। और उसको लेकर किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने भी एक वीडियो जारी किया है, उनको भी हम लोग देखते हैं कि क्या उस वीडियो में कह रही हैं, बांग्ला में बोल रही हैं, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमला। और वहाँ प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेता जो बंगाली अस्मिता को जो खेल रहे हैं, यह आरोप टीएमसी लगा रही है, ये खेल उनको भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं महुआ मोइत्रा का वो वीडियो कि क्या उसमें कुछ कह रही हैं। लेकिन ये इस चुनाव में बहुत तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बंगाली और बिहारी, तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी की है, वो भी प्रचार करने गए हुए हैं और वो भी वहाँ पर इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो एक और बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीदी चुनाव जीत रही हैं, बंगाली और बिहारी एकजुट होकर दीदी को वोट कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी संख्या वहाँ बिहार, खासतौर से समीर जी जो जो कोलकाता है उस पर कहा जाए बिहारी मतलब बरसों से, अभी से नहीं सालों से, बल्कि 100 साल से ज़्यादा से कई पीढ़ियाँ वहाँ हैं इस तरीके से। तो बिहारी और मारवाड़ी दोनों वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये उनका है। लेकिन हम लोग महुआ मोइत्रा ने जो है इसका जो कहा गया कि साहब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो उससे फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को, उसका उन्होंने जो अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि मीडिया से कहा जा रहा है कि नैरेटिव चलाओ कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा उससे बीजेपी को फायदा हुआ, उसको तोड़ा है महुआ मोइत्रा ने कि ये फर्जी बातें मीडिया के जरिए किस तरीके से फैलाई जा रही हैं और असलियत क्या है ये बताने की कोशिश। तो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. Yesterday, the 23rd of April, was the first phase of voting in West Bengal. 152 seats out of 294 went to the polls in 16 districts. This morning, I've received so many calls from friends, well-wishers from across India asking me, Mahua, is everything all right? And I said, why? He said, oh, the BJP is spreading everywhere, all over the media, everything, that they're sweeping Bengal and that the first phase was like fantastic for them. So I said, why would they think that? And they said, oh, because apparently the voting percentage has been abnormally high, upwards of 95% in some places. And this has apparently gone, the BJP says it's because it's gone to their benefit. So I said, all right, the BJP have never been known for their IQ, but let me just break it down. So I thought I'd put this video out. I went in and saw the voting in a few booths. So let's take a random assembly constituency of Onda, which is in the district of Bankura, assembly constituency number 254. Why is the polling percentage higher this time? Because in 2024 Lok Sabha elections, तो ये यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रही हैं किस तरीके से जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है वो उससे किसको फ़ायदा होने वाला है और क्या कुछ क्लेम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, छोटा सा ट्वीट, एक बार देखते हैं स्क्रीन पर क्या उसमें उन्होंने लिखा है। लिख रहे हैं, राष्ट्रीय सरेंडर संघ
और नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, यूएसए में कोरी चाटुकारिता, राम माधव ने तो बस संघ का असली चेहरा ही उजागर किया है। वो राम माधव जो बीजेपी गए हैं, जो वहाँ यूएसए वहाँ जाकर बता रहे हैं कि हमने ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने यूएसए से भी तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने ट्रम्प का ये कहना माना, अब और हम क्या क्या करें, टैरिफ पे भी हमने आपकी बात मान ली, सब कुछ कर ली। तो यही इसको लेकर जो है राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ आरएसएस से ये सरेंडर जो है समीर जी, ये नरेंद्र सरेंडर और राष्ट्रीय सरेंडर संघ ये बीजेपी के लिए बड़ा मुसीबत बनता चला जा रहा है, आरएसएस के लिए बनता चला जा रहा है। अभी तक अच्छा तो ये केवल प्रधानमंत्री और सरकार के लिए बीजेपी के लिए वर्ड यूज हो रहा था, अब उसमें आरएसएस भी अब जुड़ गया है कि राष्ट्रीय सरेंडर बिल्कुल जुड़ गया है। और आरएसएस को तो पहले से भी समीर जी आरोप लगते रहे कि उनको यूएस से फंडिंग होती रही है, और अभी से नहीं, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसके तुरंत बाद, चूंकि यूएस को ये लगता था कि पंडित नेहरू जिस तरीके से सोशलिज्म के रास्ते पे जा रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो उनका विकल्प ना बन जाए नेहरू का, तो इसलिए जो है यहाँ आरएसएस को मजबूत किया जाए। तो ये बहुत समय से बातें चलती रहती हैं, उनको फंडिंग वहाँ से मिलती है, इस तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं। हालांकि आरएसएस जो कुछ बताता नहीं उसको फंड कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, चूँकि अभी तक उसने अपना पंजीकरण कराया नहीं है, गैर पंजीकृत संस्था है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। तो यही राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं राष्ट्रीय सरेंडर संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बजाय उसका नाम दे दिया है उन्होंने राष्ट्रीय सरेंडर संघ। और ये राम माधव जो वहां पर बोल रहे हैं उसका वीडियो, उसकी क्लिप सब जगह है, और वही बात वो कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ में अमेरिका के आगे सरेंडर किया, लेकिन फिर भी अमेरिका से हमको कुछ नहीं मिला। वो काफ़ी वायरल है उनका वो बयान, उनका वो इंटरव्यू। और इधर ईरान में जिस तरह की जो परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं पश्चिम एशिया में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुँचे इस्लामाबाद। ऐसा लगा कि शायद वो बातचीत के लिए आए हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए, लेकिन इस बार वो शायद जेडी वेंस को नहीं भेज रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। पर ईरान का कहना है कि वो बाईलैटरल टॉक्स के लिए यानी द्विपक्षीय वार्ता के लिए ईरान, अब्बास अरागची पाकिस्तान गए हैं और इसके बाद वो रूस भी जाएंगे और ओमान भी जाएंगे। लेकिन यहाँ बातचीत का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बातचीत तो होगी ही तभी जब अमेरिका नाकेबंदी खोलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट की। बिल्कुल समझिए, ये स्पष्ट कर दिया गया ईरान की तरफ से। और अब्बास अरागची के साथ जो इनके प्रवक्ता पहुंचे हुए हैं इस्माइल बाकाई, उन्होंने एक्स पर लिखा भी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम ये एक आधिकारिक दौरे के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अपनी टीम से हम कहेंगे, अगर उनका ट्वीट दिखा सकते हैं दिखा भी देंगे। और विदेश मंत्री अरागची अमेरिकी थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए यहाँ गए हैं। और किसी भी का ट्वीट है, जी हाँ, जो इस्माइल बगाईका को कह रहे हैं कि विदेश मंत्री अरागची अमेरिका द्वारा थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान द्वारा जारी मध्यस्थता और सद्भावना प्रयासों के संदर्भ में वहां के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी बैठक की योजना नहीं है। ईरान की टिप्पणियां पाकिस्तान को पहुंचा दी जाएंगी, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है उन्होंने। और इसके अलावा ये भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर वहां के रक्षा मंत्रालय ने, ईरान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से उनका कब्जा है, और यानी इस किसी भी संभावना को कि ईरान की तरफ से कोई बातचीत होने वाली उसको खारिज कर दिया। और चूंकि अभी आसिम मुनीर भी गए थे, जो फील्ड मार्शल हैं, सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान के, वो ईरान गए हुए थे, वहाँ उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की। पर ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है अमलेंदु जी अब्बास अरागची की, यहाँ आ रहे हैं और फिर रूस जा रहे हैं और ओमान जा रहे हैं। अब रूस और ओमान जाने का मतलब क्या है समीर जी? पहले पाकिस्तान आना, एक तो लगा हुआ देश है, सीमा लगती है, और जो चर्चाएं चलती हैं वो ये है कि अगर ईरान पे ज़मीनी आक्रमण होता है तो पाकिस्तान से सीमाएं हमला करेंगी, इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। तो पाकिस्तान भी गए हैं, ये भी समझाने गए होंगे कि ज़्यादा एडवेंचर मत करना, वरना एक और मोर्चा खुल सकता है। तो अमेरिका के आप पिट्ठू हैं तो आप अमेरिका के पिट्ठू बने रहिए, लेकिन ईरान के खिलाफ मत करना, एडवेंचर मत करना। दूसरा समीर जी, अब रूस जाना, तो यहाँ पाकिस्तान में जो बात होगी वो जाके रूस को बताई जाएगी कि तैयारी करो, तुम्हें भी अगर तैयारी करनी है। अगर तुम कहते हो कि हम ईरान के दोस्त हैं तो तुम्हें जो तैयारी है वो भी तैयारी करो। और उसके बाद जाना ओमान जाना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज स्टेट जो है
उस पर हमारा आपका मुआहदा है कि इसको हम लोग नियंत्रित करेंगे, चूंकि हमारी सीमा के अंतर्गत है। तो उस पर तय करना कि भाई जो हम वसूली करेंगे, जो टोल टैक्स लगाएंगे, उस पर कितना हिस्सा आपका होगा, कितना हमारा होगा, किस तरीके से नाकेबंदी की जाएगी, ये सारी बातें करना, ये जो है बिल्कुल एक तरीके से साफ साफ है। असल में हुआ ये समीर जी कि जो CNN है उसने कहा था कि ये शीर्ष राजनीतिक जो है इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर वो मस्कट और मास्को चले जाएंगे। तो वहाँ की जो ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसने इस CNN की रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि ये किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। और तस्नीम ने लिखा कि यह इस तथ्य के बावजूद है कि फ़िलहाल अमेरिकियों के साथ कोई बातचीत एजेंडा में नहीं है और श्री अरागची की इस्लामाबाद यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही अमेरिका को सूचना मिलती है समीर जी कि जा रहे हैं अब्बास अरागची पाकिस्तान, तो जो उनकी वाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, वो जल्दी ही माँ बनने वाली हैं। उन्होंने कहा भी यह मेरी आखिरी शायद इस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं थोड़े समय के लिए रेस्ट लूँगी। तो उन्होंने जो है फॉक्स न्यूज़ के साथ बातचीत की और उसमें जो उन्होंने कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि विटकॉफ जो हैं वो और जेरेड कुशनर कल सुबह फिर से बातचीत के लिए पाकिस्तान में होंगे। इसके आगे जो उन्होंने कहा है उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बेचैनी ट्रंप के अंदर है। वो कह रही हैं कि ईरानियों से हमने संपर्क किया, यानी अमेरिका ने संपर्क किया, जैसा कि ट्रंप ने उनसे करने को कहा था और इस आमने सामने की बातचीत का अनुरोध किया। यानी गिड़गिड़ाए हैं ट्रंप, ईरान स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम सरेंडर कर चुके हैं। ईरान से गिड़गिड़ाए हैं कि भाई बातचीत की टेबल पे आ जाओ, हमारी कुछ बातें मान लो। अब ये ट्रंप गिड़गिड़ाए हैं, ये उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो हैं वो फॉक्स न्यूज़ पर स्वीकार कर रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कि यहाँ किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को स्वीकार भी करने लगे हैं, अमेरिका इस बात को स्वीकार भी करने लगा है कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर हम उतावले हैं। ईरान में कोई उतावलापन नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पर पहुँचे भी हैं अब्बास अरागची, लेकिन विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत की योजना नहीं है और उस मकसद से हम आए भी नहीं है। हमारा मकसद पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। और उसके बाद फिर अब्बास अरागची और उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो रूस जाएगा, फिर ओमान जाएगा। वहाँ क्यों जाएगा अभी अब थोड़ी देर पहले अमलेंदु जी बता रहे थे, लेकिन इस वहाँ के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने बाकायदा इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि किसी तरह की इस्लामाबाद में वो बातचीत होगी नहीं। लेकिन आप व्यग्रता देखिए कि जैसे ही खबर मिलती है कि अब अरागची जा रहे हैं, तुरंत वहाँ पर जहाज़ तैयार कर दिया जाता है कि अब आप लोग भी जाइए। लेकिन जेडी वेंस को नहीं रखा जा रहा है क्योंकि जेडी वेंस को लेकर बहुत सारे सवाल ईरान की तरफ से उठे हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तान का सुझाव रहा हो कि अभी जेडी वेंस को मत भेजिए, अगर कुछ बातचीत हो जाती है या होने की स्थिति दिखाई पड़ती है तब उनको भेजिए। हाँ, ये भी हो सकता है समीर जी, चूँकि मैंने पहले कहा था न्यूज़ पॉइंट में भी कि ये भी हो सकता है कि पहले एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जाए और पाकिस्तान से बात करके और टो लेकर वापस लौट के आए कि कुछ परिस्थितियां आगे बननी कि नहीं बननी बातचीत की, और बातचीत बंद होगी तो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये एक छोटा प्रतिनिधिमंडल गया है, जाहिर सी बात है कि जब गया है प्रतिनिधिमंडल तो और इस विषयों में चर्चा होगी, तो कुछ ना कुछ तो इस पर चर्चा होगी ही। जब आसिम मुनीर गए ईरान तो उनसे भी चर्चा हुई थी ना, उसके बाद फिर ये एक तरीके से ये हो सकता है। लेकिन जो बातचीत से तो ईरान जब ये पहले दौर की वार्ता विफल हुई है तब भी ईरान की तरफ से आया है कि वार्ता में कोई बातचीत नहीं, लेकिन कूटनीतिक रास्ते बंद नहीं होते। हाँ, वो खुले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं। और ये इस्माइल बकाई ने कहा भी कूटनीति हमेशा चलती रहती है, ये उसके बाद जब विफल हुई वार्ता उसके बाद भी कहा गया। लेकिन ये जैसा हम लोगों ने वो डैनियल डेविस डीप डाइव का उनका बयान सुनवाया था, वो कह रहे हैं कि वियतनाम से हमको युद्ध समाप्त करने की वार्ता करने में 1.5 साल लग गया था। तो ये भी अगर आप सोचें कि 21 घंटे की वार्ता में ये मसला हल हो जाएगा तो ये होने वाला नहीं है और ये अमेरिका के लिए काला दिन है। चूंकि आपने सोचा कि 21 घंटे में आप सरेंडर करवा देंगे, तो सरेंडर तो होना ही नहीं, ये तो सब कह रहे हैं कि सरेंडर का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वार्ता भी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तो ये समीजी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन तैयारियां जो हैं वो ईरान की अपनी तरफ से युद्ध की भी पूरी हैं और ईरान ने अमेरिका को आंख के बदले सिर की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। ये बिल्कुल वहाँ की जो IRGC है उसके स्पेस और नौसेना बलों के कमांडरों ने एक संयुक्त संदेश जारी किया है और कहा है कि लक्ष्यों की सूची निर्दिष्ट है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं,
और हमारा समर्थन सड़कों की एकता और अधिकारियों के सामंजस्य पर आधारित है। और कहा भी कि राज्य और जनता की अटूट एकता के माध्यम से अपराधी हमलावर को उसके कृत्यों पर पछतावा कराने का संकल्प लिया गया और कहा कि एक ईश्वर, एक नेता, एक राष्ट्र और एक मार्ग, और यही मार्ग जीवन से भी प्रिय ईरान के लिए विजय का मार्ग है। यानी वहाँ अपनी एकता, और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा समर्थन सड़कों की एकता और अधिकारियों के सामंजस्य पर आधारित है। वो रिजीम चेंज करने की बातें, और जिस तरीके से हम लोग कई बार चर्चा भी की है कि वेस्टर्न मीडिया में ये कुछ जगहों पर ये खबरें प्लांट की जाती हैं कि वहाँ आपस में एकजुटता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। बहुत महत्वपूर्ण समीर जी। और अब्बास अरागची के चलने से पहले जब ट्रंप ने कहा कि उनके पास एकता नहीं है और आपस में कुछ मनमुटाव है, सबने एक ही बात ट्वीट की, हमारा ईरान, यहाँ ना कोई कट्टरपंथी है और ना कोई उदारपंथी है, सब ईरानी है। ये जो जिस तरीके से ट्वीट किया गया, और उसके बाद फिर जब गए हैं अब्बास अरागची, तो ये है। लेकिन इस बीच समीर जी, जो ईरान का रक्षा मंत्रालय है उसने फिर एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण है और इसे राष्ट्रीय मांगों को आगे बढ़ाने के लिए उसने लीवरेज बताया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाईनिक। उन्होंने जो समीर जी एक आज ही टिप्पणियां की हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजरायली शासन द्वारा किए गए पूर्णतः गैर कानूनी आक्रमण के खिलाफ 7 अप्रैल तक भारी संघर्ष के बावजूद देश की वर्तमान उच्च स्तरीय रक्षात्मक और जवाबी तत्परता की हम प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने बताया कि आक्रमण के दौरान अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत देश के सशस्त्र बलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। और जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, टू द पॉइंट, वो बिंदुवार आप बता सकते हैं कि क्या क्या बिंदु उन्होंने बताए? बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघर्ष विराम से ठीक पहले तक सशस्त्र बलों का कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूरा नियंत्रण था। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के समझदार और शक्तिशाली प्रबंधन के अधीन है और ये ईरानी राष्ट्र की मांगों को पूरा करने के लिए एक नियंत्रण साधन बन गया है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ओमान सागर में मौजूद शत्रु सेनाओं को सशस्त्र बलों की निर्णायक जवाबी कार्रवाई के सामने बार बार पीछे हटना पड़ा है। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त बना हुआ है। साथ ही उसने देश भर में 1000 से अधिक प्रकार के हथियारों के घरेलू उत्पादन को भी उसको बताया गया है। और ये चीज़ केवल ईरान का दावा नहीं है, ईरान के रक्षा मंत्रालय का नहीं। अमलेंदु जी, पेंटागन के रक्षा मंत्रालय की जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा गंवाया है इस लड़ाई में, लेकिन ईरान उसी स्थिति में है जिस स्थिति में लड़ाई शुरू होने से पहले था। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और उसने बल्कि अपने को मजबूत किया है। और ये भी जो रजा तेलाई जो हैं, जो मतलब जो कमांडर हैं इसके, वो कह रहे हैं कि देश भर में इस समय जो हथियार उत्पादन हो रहे हैं ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि ये क्षमता रक्षा उद्योग में 25 से अधिक वर्षों के निवेश और तैयारी का परिणाम है। इस हद तक कि यदि कुछ सुविधाएं क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं तो भी उत्पादन और समर्थन की प्रक्रिया देश के भौगोलिक विस्तार में जारी रहती है। और इस प्रक्रिया में लगभग 9000 कंपनियां सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग कर रही हैं। 9000 कंपनियां जो हैं वो हथियार बनाने के काम में लगी हुई हैं ईरान में। ये बता रहे हैं वो जो तलाईनिक जो हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये हॉर्मुज जो है इसे इस्लामी गणराज्य ने अवैध अमेरिकी नाकाबंदी रखने के प्रतिशोध में सभी प्रकार के यातायात के लिए बंद कर दिया है। और ये हॉर्मुज स्ट्रेट ईरानी राष्ट्र की मांगें पूरा करने के लिए नियंत्रण का एक साधन बन गया है। वो कह रहे हैं कि हमने इस घेराबंदी का अभ्यास करते हुए हमारे जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने अब तक ओमान की खाड़ी में दुश्मन बलों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया है, क्योंकि उन्होंने संकीर्ण क्षेत्र पर स्मार्ट और व्यापक नियंत्रण लागू किया है। और ये बात पहले से भी ईरान कई बार कहा है, ईरान की ओर से आया है ये कि जिस तरीके से ईरान में उसने अभी तक जो इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे मिसाइलें हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्वदेशी हैं और वहीं की बनी हुई हैं। किसी दूसरे देश के हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये अलग बात है कि रूस का पूरा समर्थन बराबर बना रहा, चीन का भी समर्थन बराबर बना हुआ है, लेकिन जो कुछ वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हथियार वो स्वदेशी है। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि दशकों से ईरान सैंक्शंस झेल रहा है, यानी पूरी दुनिया से कहा जाए तो एक तरीके से उसको अलग थलग रखा गया है। ये अब वहाँ पर अब्बास अरागची के पहुँचने पर ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसहाक डार का ये ट्वीट है, वहाँ के पाकिस्तान के विदेश
विदेश मंत्री का, और वो कह रहे हैं कि अपने भाई ईरान के विदेश मंत्री महामहिम अब्बास अरागची का इस्लामाबाद में स्वागत करते हुए और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस अवसर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मेरे साथ थे। हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होने वाली हमारी सार्थक चर्चाओं के लिए उत्सुक है। अब इन्होंने भी कोई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कोई बात नहीं की है अमलेंदु जी। बिल्कुल, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इन्होंने भी कोई बात नहीं है, किसी ने भी कोई बातचीत नहीं की है। और ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, बार बार स्पष्ट कर दिया गया है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन ट्रंप की जो प्रवक्ता है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, वो कह रही हैं कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो तैयार बैठे हुए जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या वहां पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आता है जेडी वेंस के बगैर भी, या जो स्टीव विटकॉफ और कुशनर के साथ आता है। अब ईरान किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार होता है या नहीं, क्योंकि ईरान का प्रतिनिधिमंडल जो गया है उसका जो शेड्यूल है वो उसमें कहीं भी अमेरिका के साथ किसी बातचीत का कार्यक्रम नहीं है। तो रहेगी नज़र इस पर कि क्या कुछ आगे हो रहा है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।